हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर नवदीप सर आपके साथ जुड़ चुके हैं एक बार। तो कुछ बातें करनी थी आपसे। जैसे पिछली बार मैं दीपावली और दशहरे पर आपके साथ जुड़ा था, तो आज भी एक त्योहार का मौका है। आप सभी को पता है आज गुरु नानक जयंती है, या गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व, या गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस आप उसे बोल सकते हो। तो उसके उपलक्ष्य में आप सभी के साथ बातें करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ आज। लाइव नहीं हो पाया, ठीक है, कुछ मजबूरियां हैं, उस कारण लाइव नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी भी बहुत इच्छा है आपके साथ लाइव जुड़ूं, लेकिन फिर भी क्या है कि बहुत ही जल्द अपने लाइव भी जुड़ेंगे, वो आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो आज कुछ जानकारियां आपसे साझी करनी थी, कुछ साझा करना था, कुछ नॉलेज। जैसे मैंने आपको दशहरे और दीपावली पर इतिहास बताया था, इतिहास का विद्यार्थी हूँ मैं, फिजिक्स के साथ साथ इतिहास का भी विद्यार्थी हूँ मैं, ठीक है। विद्यार्थी इस कारण कह रहा हूँ क्योंकि शिक्षक मैं नहीं मानता, क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। तो इस कारण आपसे थोड़ा सा ऐतिहासिक जो पक्ष है उससे भी संबंधित आपसे नॉलेज में शेयर करने के लिए प्रयास करता रहता हूँ कि आपको थोड़ी नॉलेज मिले इससे, ठीक है। दीपावली पर भी मैंने हर धर्म से संबंधित इतिहास बताया था कि इस धर्म के लोग इसको क्यों मनाते हैं। तो आज जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, इसको प्रकाश पर्व, हम प्रकाश पर्व बोलते हैं सम्मान में, या जन्म दिवस आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसको आज पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जा रहा है, और हर एक धर्म का व्यक्ति इसे मना रहा है, ठीक है। ओनली सिख ही नहीं, हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोग इसे क्या है बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो तभी मैं थोड़ा सा गुरु नानक देव जी की जिंदगी के बारे में मेन मेन चीजें हैं जो 5-7 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। तो आज ही के दिन, यानी आज जो कार्तिक मास है, इसकी पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था सन 1469 ईस्वी में, ठीक है। तो आज उनका 551वां जन्म दिवस अपने मना रहे हैं। तो उन्होंने क्या है, उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में एक तलवंडी है जिसको रायपोए की तलवंडी, रायपोए वहां का शासक था, तो उसकी तलवंडी, तलवंडी नगर है वहां पे, तो वहां पे उनका जन्म हुआ था, ठीक है, गुरु नानक देव जी का। तो अपने क्या है कि वो एक विलक्षण प्रतिभा से धनी थे, ठीक है। हर टाइम वो क्या थे, अपने जो आध्यात्मिक पक्ष था उसमें वो विश्वास रखते थे, और हर टाइम प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। उन्होंने कहा, उन्होंने ही सबसे पहले एक ओंकार कहा, यानी कि जो परमात्मा है वो एक है, ठीक है। उसको अपने विभिन्न रूपों में पूज लेते हैं, बस इतना फर्क है। परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, एक ही है। उन्होंने ऐसे नहीं भी सिख धर्म को ही उन्होंने सभी धर्मों को उपदेश दिया। तो इस कारण मैं उनको सिखों के गुरु नहीं, सारी मानवता के गुरु कहूंगा। भी वो ओनली सिखों के गुरु अगर मैं कहूँ तो वो क्या है कि एक ऐसे हो सकता है कि वो सिर्फ हमारे ही हैं, वो हमारे नहीं, हम सब के हैं, ठीक है ना। चाहे वो हिंदुओं को, हिंदुओं में भी बहुत लोग उनको गुरु मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। मुसलमान लोग भी उनको पीर के रूप में मानते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले, या फिर गुरु नानक देव जी इधर ईरान इराक इन कंट्रीज में भी गए थे, तो वहां के लोग भी आज तक उनको पीर के रूप में मानते हैं, और उनका क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। मक्का मदीना जो कि मुसलमानों का एक पवित्र स्थान है, वहां पर गुरु नानक देव जी की खड़ाम, खड़ाम मतलब जो पैरों में पहनी जाने वाली लकड़ी की, जो पुराने टाइम में चप्पल की जगह पर पहनते थे, उसको खड़ाम बोलते हैं। तो वो वहां पर पड़ी है, मुसलमान लोग उसकी सार संभाल कर रहे हैं और उनको पूजते हैं वो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदुओं के भी कई तीर्थों पर गुरु नानक देव जी गए, जैसे कि काशी में गए, और हरिद्वार में गए, वहां पर गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे विद्यमान है, जहां पर हिंदू भी बहुत ही श्रद्धा से उनको शीश निभाते हैं। तो उन्होंने हर धर्म के लोगों को उपदेश दिया, ठीक है। वो क्या है, एक अलग सोच लेके जन्मे थे, और उनकी सोच पर जो चलते हैं उनको सिख कह देते हैं। इस कारण सिखों के उनको प्रथम गुरु कहा जाता है। लेकिन ऐसे नहीं भी उनके उपदेशों को ओनली सिख ही मानते हैं, बाकी धर्मों के लोग भी उनको बहुत ही अच्छे तरीके से मानते हैं, ठीक है, उनका अनुसरण करते हैं। तो गुरु नानक देव जी को जो क्या है, ज्यादातर लोगों के मन में ये छवि है उनके प्रति कि गुरु नानक देव जी एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने खालसा पंथ बनाया, यानी सिखों को एक नया रूप दिया, वो एक क्रांतिकारी थे, ठीक है। ये लोगों के मन में शंका रहता है, आप भी जो गुरु नानक देव जी के बारे में जानते होंगे, उनके मन में ये होगा कि वो शांत थे। लेकिन वास्तव में अगर आप उनका पूरी लाइफ स्टोरी पढ़ के देखो, उनका इतिहास पढ़ के देखो, तो आपको पता लगेगा कि वो भी बहुत ही क्रांतिकारी सोच के व्यक्ति थे। क्योंकि उस टाइम जो भारत में क्या था,
सिकंदर लोदी का इब्राहिम लोदी का शासन था। सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, उनके बाद क्या है, यहाँ पर बाबर का शासन आया। जब गुरु नानक देव जी क्या थे, अपनी जवानी के अवस्था में थे, तो बाबर यहाँ पर आया। यहाँ प्रथम उसने मुगल राज्य की स्थापना की। तो वो बहुत ही अत्याचार करता था लोगों पर, बाबर। तो उस टाइम बाबर के सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। बाबर ने यहाँ पर क्या किया, संगीत को बैन कर दिया। संगीत कोई नहीं बजा सकता था। वैसा शाही दरबार में लोग बजा सकते थे संगीत, अगर बाबर ऑर्डर देता था। सामान्य जो रहने वाले लोग थे वो संगीत नहीं बजा सकते थे। गुरु नानक देव जी ने क्या किया कि बाबर के महल के आगे जाकर अपना, उनके साथ दो उनके शिष्य थे, ठीक है, उनका नाम भी बताना जरूरी है। एक का नाम था बाला और एक का नाम था मर्दाना, ठीक है। तो वो क्या थे, उनके शिष्य थे और उनके साथ वाद्य यंत्र भी बजाते थे जब वो गुरबाणी को गाते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि बाबर के बिल्कुल महल के सामने जाकर वहां पर वाद्य यंत्रों के साथ अपना कीर्तन स्टार्ट कर दिया, गुणगान करना प्रभु का स्टार्ट कर दिया। तो बाबर ने क्या किया, इस बात से वो बहुत गुस्से हुआ और उसने उनको जेल में उठा के डाल दिया, गुरु नानक देव जी को। तो यहां से अपने को एक चीज पता लगती है कि वो एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने क्या है कि उन्होंने बाबर को मुंह पर ही जाबर कहा था। जाबर का मतलब होता है जुल्म करने वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट उनको उनके मुंह पर कहा था, जबकि उस टाइम बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी जो मुगल राजा होते थे उनके सामने। तो इस प्रकार वो बहुत ही एक क्रांतिकारी सोच के व्यक्ति थे। अपने जीवन में उन्होंने चार उदासियां की, ठीक है। चार उदासियां, उदासियों का मतलब क्या है, यहाँ पर उदासियों का मतलब है भ्रमण किया उन्होंने चार अलग अलग भागों में, पूरे विश्व का, ठीक है। और हर जगह अपनी शिक्षाओं का उन्होंने प्रचार किया। लोगों ने उन्हें बहुत ही ध्यान से सुना। तो एक सामाजिक जागरूकता फैलाने में भी वो क्या है, वो एक क्रांतिकारी के रूप में प्रसिद्ध हुए गुरु नानक देव जी, ठीक है। तो आज क्या है कि आज मैंने देखा है कि पाकिस्तान में भी लोग इसे मना रहे हैं, इस पर्व को, मुसलमान लोग। और हिंदू लोग भी, मैंने आज बाबा रामदेव जी की देखी, तो उन्होंने भी आज गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करवा के और ये पर्व मनाया। तो ऐसे नहीं भी वो ओनली सिखों के गुरु थे, हर धर्म के लोग उन्हें मानते हैं। उन्होंने यही उपदेश दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सिख बन जाओ सारे। उन्होंने कहा कि आप अपने धर्म में परिपक्व रहो, ठीक है। जो भी आपका धर्म है, अगर कोई हिंदू है तो वो हिंदू धर्म में पक्का रहे, और जो हिंदू धर्म के नियम है उनको माने। मुसलमान है तो वो 5 वक्त की नमाज अदा करे, अपने मुसलमान धर्म में पक्का रहे। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि धर्म, आप इस धर्म ग्रहण कर लो, ये वाला धर्म ग्रहण कर लो, ठीक है। तो एक उच्च व्यक्तित्व के धनी थे वो। बाकी उन्होंने क्या है कि जुल्म का क्या है, डटकर विरोध किया था उस टाइम जो समाज में जुल्म प्रचलित था, ठीक है। औरतों के प्रति उन्होंने बहुत ही सम्मानजनक शब्द लिखे हैं। उन्होंने क्या कहा है कि औरत को राजाओं को जन्म देने वाली कहा है। जो औरत उस टाइम में क्या था, औरतों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया जाता था, तो उन्होंने क्या कहा था कि ये तो राजाओं को जन्म देती है जो औरत है। तो उन्होंने औरतों को भी सम्माननीय स्थान दिया। तो यही उनके कुछ जीवन के आदर्श थे, जिनको अपने को सभी को ग्रहण करना चाहिए। आप लोगों से भी कहता हूं कि जो ऐसे महापुरुष होते हैं हमारे, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हैं, ठीक है, उनकी जीवनियां आप पढ़ा करो साथ साथ। आजकल तो नेट पर हर सोर्स उपलब्ध है। इससे क्या है कि बच्चों अपना नैतिक चरित्र उच्च बनता है, ठीक है। अपने जो जिंदगी है उसमें नए विचार आते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आते हैं। जिंदगी की राह में चलने के लिए ये बहुत ही अच्छा अपने को मार्गदर्शन देते हैं। तो आप क्या है, सभी बच्चे इस तरीके का, मैं आपको आगे भी नॉलेज देता रहूंगा। कोई भी त्योहार आएगा, मेरी यही है कि आप बच्चों को मैं बढ़िया बढ़िया बातें भी बताऊं साथ साथ। तो मुझे उम्मीद है आज मेरे द्वारा कही हुई बातें आपको अच्छी लगी होंगी, आप मानोगे इन बातों को। तो बाकी क्या है कि आपकी स्टडी से रिलेटेड 2 मिनट बात कर लेते हैं। स्टडी मुझे उम्मीद है आपकी अच्छी चल रही होगी, फिजिक्स आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होगे। वीडियोस भी मैं अब दो दो या कई बार एक डलती है, कई बार दो डाल देता हूँ। जल्दी से जल्दी डाल रहा हूँ। पिछली 24 तारीख को मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, 30 होगी, 8 8 पार्ट मैंने लगभग 16 वीडियो डाल दी हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी स्पीडली वो भी वीडियो वाला काम भी चल रहा है। तो आप क्या है, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो। और जो एक क्वेश्चन मेरे से बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर स्कूल कब लगेंगे, स्कूल कब लगेंगे, तो स्कूल तो 31 दिसंबर तक बंद हो गए। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे से ये पूछा जाता है बच्चों द्वारा कि सर पेपर मार्च में होंगे क्या। तो देखो अभी तक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं आपको कि पेपर मार्च में होना मुश्किल है,
ठीक है, 90% चांस नहीं है कि पेपर आपके मार्च में हो, क्योंकि अगर स्कूल 1 दिसंबर से खुल जाते फिर चांस हो सकता था भी आपके पेपर मार्च में होते। तो अभी मैंने न्यूज राजस्थान से रिलेटेड तो कुछ नहीं पढ़ी एग्जाम के बारे में, लेकिन सीबीएसई बोर्ड की जरूर न्यूज पड़ी है कि जो अपने एमएचआरडी मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री, उन्होंने क्या है सुझाव मांगे हैं अभिभावकों से, विद्यार्थियों से और शिक्षकों से, सभी से सुझाव मांगे हैं कि जो एग्जाम है वो कब कराया जाए। और ज्यादातर सुझाव यही आए हैं कि मई में कराए जाए एग्जाम सीबीएसई बोर्ड के। ठीक है, तो इतनी लेट तो चलो नहीं माने अगर, पर फिर भी अप्रैल में उनके पेपर हो सकते हैं। तो सीबीएसई के तो बाद ही होते हैं अपने जो एग्जाम होती हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके एग्जाम अप्रैल अप्रैल में हो सकते हैं। अपने थोड़ा जल्दी मान के चले, हो सकता है मई में चले जाएं, लेकिन मई में थोड़ा कम होने के चांस इस कारण है क्योंकि आगे 11वीं और 9वीं क्लास के एग्जाम इस बार सरकार ने कहा है कि सारी क्लासों के एग्जाम लेगी, वो डायरेक्ट पास नहीं करेगी। तो आगे उन क्लासों के भी तो एग्जाम होने हैं, तो इस कारण मैं ये मान के चलता हूं कि जो आपके एग्जाम है वो अप्रैल तक हो सकते हैं। ठीक है, अब होंगे कैसे, क्या कुछ होगा उसके बारे में अभी अपने कुछ नहीं कह सकते। सिलेबस 60% दे दिया, लेकिन 60% भी आप ये बताओ जब स्कूल ही नहीं खुल रहे तो 60% भी कैसे पूरा होगा। तो तभी क्या है कि मैं यहाँ यूट्यूब चैनल पर मैं डाल रहा हूँ। कई बच्चे सोचते हैं कि सर आप स्पीडली कम पढ़ा रहे हो या और है, तो अब तो बच्चों मैं आपको थोड़ी स्पीड से ही करवा रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस के बारे में, सिलेबस आपको मैंने कहा था कि 90% सिलेबस आपका है, कहने को 60% है लेकिन है 90% वो, अगर आपने उसको गहनता से देखें। उस पर भी मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके कहाँ कहाँ काम आएंगे, इस कारण वो टॉपिक अपने को करने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने अभी एक पोल करवाया था यूट्यूब पर, पोल यानी वोटें डलवाई थी। तो पोल में क्या है, लगभग 250 के करीब वोटें डालिया है आप लोगों ने। तो 250 में से लगभग 45% बच्चे, मैं ये देखकर हैरान हूं कि 45% या 48 हो गया था आज तो उसमें वो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप 60% सिलेबस करवाओ, बाकी छोड़ दो। 60% ही करना हमें, तो बाकी छोड़ना है। तो इस कारण ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय है। तो इस पर मैं अलग से आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि मैं टॉपिक क्यों करवा रहा हूं आपको। हम बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है, मैथ में हो सकता है। मैथ में क्या है कि एक एक्सरसाइज एक फॉर्मूले पर बेस्ड होती है, दूसरी दूसरे फॉर्मूले पर बेस्ड होती है। आप एक एक्सरसाइज को छोड़ सकते हो, उन्होंने कटवा दी तो काट सकते हो, उसको छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। लेकिन फिजिक्स में क्या है कि टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक टॉपिक आपके कहाँ काम आ जाए कुछ नहीं कह सकते। अब आप में से कई स्टूडेंट ने जो 5वां चैप्टर कर रहे हैं, उनमें से स्टूडेंट ने किसी ने सोचा था क्या गति का समीकरण आपके 5वें विद्युत धारा के चैप्टर में काम आ सकता है, जो गति का समीकरण आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। तो फिजिक्स में क्या है कि एक टॉपिक दूसरी जगह काम आता है, और दूसरी जगह जब वो काम आएगा तो तब आप उसको तभी वहां पे काम में ले सकते हो, अगर आपने उसको पढ़ रखा है तो तभी मैं क्या है कि मैं विश्लेषण करके पूरा एनालिसिस करके फिर ही आपको सिलेबस करवा रहा हूं बच्चों। ऐसे नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूं कि जो 60% करवाना तो मुझे आसान है। लेकिन कारण क्या है उसका, वो कारण आपको मैंने बता दिया भी, कहीं की चीज कहीं भी काम आ सकती है फिजिक्स में, इस कारण मैं करवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप इस बात पर जरूर गौर करोगे। एक वीडियो अलग बनाऊंगा मैं उस पर, जिसमें आपको टॉपिक बताऊंगा भी ये टॉपिक यहाँ पे काम आता है, तो अपने को इस कारण ये टॉपिक सिलेबस में ना होते हुए भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें बच्चों आपके साथ। तो आप अच्छे तरीके से अपनी स्टडी करते रहो। स्टडी से रिलेटेड 2-3 टिप्स दे देता हूं आपको मैं, कि एक तो आप क्या है कि ऐसे मत आप इंतजार करो। ज्यादातर बच्चे यही इंतजार करते हैं कि एक बार सिलेबस हो जाए उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोबारा एक सिरे से स्टार्ट कर दूंगा सिलेबस को करना। ठीक है, ये चीज सोचते हैं बच्चे ज्यादातर, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों आपकी। ये बहुत बड़ी गलती है। कंपटीशन एग्जाम में भी बच्चे यही सोचते हैं कि एक बार मेरा पूरा हो जाए सारा, फिर मैं एक सिरे से लग के उसको सारे को कंप्लीट कर दूंगा। ऐसा कभी मत करो आप क्या करो कि जो आपको करवा रहे हैं वो करते चलो, साथ साथ में क्या करो, कोई एक पिछला चैप्टर स्टार्ट कर लो। कोई भी चैप्टर, मैं ऐसे नहीं कहता कि आप ये करो, कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर लो, उस चैप्टर का एक टॉपिक कर लो बस। एक टॉपिक करने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। टॉपिक पढ़ो, अगर डेरिवेशन है तो उसको लिख के देखो, लिख के भी कम से कम 2 बार देखो आप।
तो आप अगर साथ में रिवाइज स्टार्ट कर दोगे ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर जो बच्चे ये वेट कर रहे हैं ना कि सिलेबस एक बार पूरा हो फिर मैं दोबारा लगूंगा करने, तो वो बच्चे पीछे रह जाएंगे। मैं आपको आज ही कह रहा हूं ये बात, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आप इस बात पर जरूर गौर करोगे बच्चों कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है, चल रहा है, जो चल रहा है उसको चलने दो, वो पढ़ते चलो साथ में। लेकिन पीछे से भी एक टॉपिक कोई ना कोई उठा के और उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। न्यूमेरिकल क्या है, बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है। न्यूमेरिकल में आपको क्या, डेली के 2 या 3 न्यूमेरिकल तो कर सकते हो आप। रूटीन बना लो भी मेरे को एक टॉपिक और 2 या 3 न्यूमेरिकल उस टॉपिक से रिलेटेड करने ही करने हैं बुक के। तो अगर ये रूटीन आप बनाते हो ना, डेली का एक टॉपिक करते हो, तो आप देखो 30 दिन में आपके 1 महीने में 30 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। तो 30 टॉपिक आपके मिल के 3 चैप्टर बनते हैं। अगर मैं एक चैप्टर में 10 टॉपिक भी मानूं तो 30 टॉपिक मतलब 3 चैप्टर आपके 1 महीने में कवर हो रहे हैं बच्चों। अगर आप छोटा सा एफोर्ट करते हो 15 या 20 मिनट का, ठीक है। और न्यूमेरिकल अगर आप मान लो 3 न्यूमेरिकल करते हो तो 1 महीने में लगभग आपके 90 न्यूमेरिकल तैयार होते हैं। 90 न्यूमेरिकल आपके मिला के देख लो आप, 4-5 चैप्टर के मिला के होंगे 90 न्यूमेरिकल। अगर आप सारे करते हो बुक वाले एग्जाम्पल लास्ट वाले क्वेश्चन, फिर भी आपके 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल, मतलब 3 चैप्टर आपके कंप्लीटली तैयार होंगे अगर आप क्या करते हो, रिवाइज स्टार्ट कर देते हो। मेरा भी मेथड स्टार्टिंग से यही रहा था। जब मैं पढ़ता था तब मैंने क्या था कि बार बार रिवाइज करना। मैंने फिजिक्स को 4-5 बार कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत बच्चे होंगे जो कहेंगे कि मेरा तो सिलेबस 5 बार हो गया, कोई कहेगा मेरा तो इतने बार हो गया, मेरा तो इतने बार हो गया। तो वो ऐसे होते हैं, हमने भी बहुत ऐसे किया है। मेरे साथ वाले जितने भी यानी कंपटीटर थे उनको मैं ऐसे ही कह देता था। वो पूछते थे ना मेरे से कि हाँ यार तूने सिलेबस हो गया तेरा, कितना हो गया। मैंने कहा भाई कर दिए मैंने तो सारे चैप्टर, करे चाहे 4 ही होते थे 15 में से, ठीक है। लेकिन उनको ऐसे ही कह देता था मैं, हाँ मेरे तो सारे हो गए। तो उससे क्या है वो डर जाता था। तो ऐसी क्या है ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं दूसरों को डराने के लिए। तो आपको दूसरों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिविटी रखनी है अपने दिमाग में। भाई आप खुद को देखो, आप जितना तैयार कर सकते हो, किस हिसाब से तैयार कर सकते हो, वो आप खुद निर्णय करो। दूसरों को देख के कभी भी आप डिमोटिवेट मत हो। दूसरों को देखकर कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिविटी मत लाओ, ठीक है ना। इससे आप क्या कर सकते हो, अपने जो सिलेबस है या अपनी स्टडी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। तो ये बच्चों कुछ टिप्स थे, आज अपने सब कुछ ही मिक्स कर दिया। कुछ स्टडी से रिलेटेड, कुछ सिलेबस से रिलेटेड, कुछ गुरु नानक जयंती से रिलेटेड, तो सब कुछ अपने आज किया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो आपको जो चैप्टर चल रहा है उसकी भी आज मिल जाएगी, और ये वीडियो के बाद में ही आपको वो वाली वीडियो मिलने वाली है अब हिंदी मीडियम के लिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कमेंट जरूर करना, मुझे बताना कि मेरी बातें आपको कैसी लगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।